अध्याय 17 मार्शल पथ की भीतरी शक्ति। जैसा कि सभी जानते हैं, मार्शल पथ को 9 रैंक में बांटा गया है। पहली 3 रैंक बॉडी रैंक के रूप में जानी जाती हैं और उन्हें मार्शल लर्नर की उपाधि दी जाती है। चौथी से छठी रैंक को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है और 7वीं से 9वीं रैंक को मार्शल मास्टर के रूप में जाना जाता है। हर कोई जो मार्शल मास्टर है उसका समाज में एक उच्च दर्जा है, यहाँ तक कि शाओ संप्रदाय में भी उनमें से बहुत से लोग नहीं हैं। कोच हार्दिक ने मार्शल पथ के 9 रैंक के बारे में सरल रूप से समझाया। हर 3 रैंकों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। नकुल के दिमाग में एक सरल आरेख बना। पहली 3 रैंक शरीर को मजबूत करें और एक अच्छी नींव स्थापित करें। चौथी से छठी रैंक आंतरिक शक्ति या ची का निर्माण करें। हर चाल और क्रिया मार्शल लर्नर की शक्ति से कहीं अधिक है। 7वीं से 9वीं रैंक आंतरिक शक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथ में अपग्रेड करना, जो हवा के माध्यम से हमला कर सकती है। क्लाउड देश में बिग मार्शल मास्टर की अफवाहें थीं, जिन्होंने 9वीं रैंक के शिखर पर पहुंचकर 10,000 मैन आर्मी की उपाधि प्राप्त की थी, जो आसानी से अपने दुश्मनों को मार सकते थे। उनकी नज़रों में सामान्य मार्शल आर्टिस्ट और खतरनाक जानवर चींटियां थे। पहले हम मार्शल पथ की पहली और दूसरी रैंक के बारे में बात करेंगे। मार्शल आर्ट कौशल के माध्यम से हम अपने शरीर और रक्त को मजबूत करते हैं। कोच हार्दिक ने पहले 2 रैंकों की नींव के बारे में बात की। मैदान में मौजूद कई शिष्य पहले ही तीसरी रैंक तक पहुंच चुके थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नकुल ने बारीकी से ध्यान दिया क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक मार्शल पथ की पहली रैंक पर रहा था और उसके दिमाग में मौजूद 100 या उससे अधिक मार्शल आर्ट की किताबों को अब एक अलग तरह से देखा गया। उसे अचानक अपने द्वारा सीखे गए पहले कौशल फ्लेमिंग मेटल फिस्ट्स की याद आई। धीरे धीरे चालें, अनुभव और कौशल उसकी स्मृति से फीके पड़ने लगे। नकुल चौंक गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। उसे केवल इतना पता था कि फ्लेमिंग मेटल फिस्ट्स चरम स्तर से भी आगे निकल चुका था। उसे यह एहसास नहीं था कि वह गलती से ध्यान की स्थिति में आ गया था। ऐसी स्थितियां दुर्लभ थीं, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी। आगे हम दूसरी और तीसरी रैंक के कौशल के बारे में बात करेंगे और उन्हें कैसे निष्पादित करना है। कोच हार्दिक ने केवल बात नहीं की, उन्होंने ये भी दिखाया कि उनका अभ्यास कैसे करना है। एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते कोच हार्दिक ने जो भी चालें दिखाईं, वे सभी मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट थी जिन्हें चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया गया था। भले ही कोच हार्दिक ने तीसरी रैंक और मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट की शक्ति का उपयोग किया हो, फिर भी वह शीर्ष 10 शिष्यों को आसानी से हरा सकते थे। अंत में मैं आपको आंतरिक शक्ति के बारे में कुछ तरकीबें बताऊंगा। आप में से कुछ पहले ही तीसरी रैंक के शिखर पर पहुंच चुके हैं और चौथी रैंक में प्रवेश करने से बस थोड़ी ही दूर हैं। जैसे ही कोच हार्दिक ने बात की, उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। शीर्ष 10 बाहरी शिष्य सभी तीसरी रैंक के शिखर पर पहुंच चुके थे। मैं भी पूरी तरह से नहीं समझा सकता कि ची कैसे काम करती है। मुख्य बिंदु यह है कि आप में से हर कोई आंतरिक शक्ति को कैसे समझता है। मैं बस आपको अपने कुछ अनुभव दे सकता हूं। कोच हार्दिक की आवाज़ धीमी हो गई। जैसे ही उन्होंने अपना वाक्य समाप्त किया, उन्होंने एक भयानक आभा बिखेरी। उस पल शाओ संप्रदाय के सभी शिष्य ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। अनदेखा दबाव सभी मार्शल लर्नर पर छा गया। क्या शक्ति है? क्या यह आंतरिक शक्ति है? अगर मेरे पास वह होती तो मैं एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रयास कर सकता था। भीड़ ने उसे देखते हुए अपनी सांस रोक ली। आंतरिक शक्ति आखिर एक प्रकार की शक्ति है जो किसी के शरीर के भीतर से बनती है। इस प्रकार मजबूत रक्त आंतरिक शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण बिंदु है और किसी के रक्त की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि किसी का शरीर और हड्डियां कितनी मजबूत हैं। यही कारण है कि पहली 3 रैंक को पावर रैंक के रूप में जाना जाता है। वे एक ठोस नींव प्रदान करते हैं जिस पर निर्माण किया जा सकता है, कोच हार्दिक ने प्रदर्शन करते हुए कहा। रॉक ब्रेकिंग पाम। उनकी हथेली के केंद्र से एक हल्की पीली चमक निकली। पे हथेली के जमीन से टकराने से पहले ही हथेली से बल पहले ही आ चुका था। उस हथेली की शक्ति आंतरिक शक्ति से भरी हुई एक पहाड़ की तरह थी जो शिष्यों की ओर कुचल रही थी। अकेले आभा मार्शल लर्नर को हार मानने पर मजबूर कर सकती थी। प्लोप। सामने खड़े दूसरी रैंक के 3 शिष्य जमीन पर गिर गए। मैं देख सकता हूं कि आपकी नींव कमजोर है। मेरी हथेली की हवा ने ही आपको गिरा दिया है। अगर मेरी जगह 7वीं रैंक या उससे ऊपर का कोई होता तो आप लोग पहले ही टुकड़ों में कुचल दिए गए होते। कोच हार्दिक ने अपना सिर हिलाया। जब वह समझा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे तो एक युवा एक मूर्ति की तरह था जो हिलता नहीं था। कोच हार्दिक के प्रदर्शन समाप्त होने के बाद युवा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंतरिक शक्ति ऐसी है। नकुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में एक व्यक्ति के शरीर की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई। एक निश्चित बिंदु पर रक्त के अंदर से एक हल्की पीली चमक आए।
जब कोच हार्दिक पहले प्रदर्शन कर रहे थे तो नकुल ने अपनी बाईं आंख का उपयोग करके बेहतर तरीके से देखा था। उसकी आंख ने कोच हार्दिक के शरीर में हर सूक्ष्म बदलाव को पकड़ा था, जिसमें चीख कैसे बनती है ये भी शामिल था। उसके दिमाग में ये दृश्य अब बार बार चलाया जा रहा था। शायद खुद कोच हार्दिक भी अपने शरीर में होने वाले बदलावों को इतनी सटीकता से नहीं समझ सकते थे। अगला, कोच हार्दिक ने अपने कुछ अनुभवों का फिर से प्रदर्शन किया। हर बार जब वह प्रदर्शन करते तो नकुल अपनी बाईं आंख का उपयोग करके निरीक्षण करता, जबकि अन्य शिष्य केवल तर्क सुन सकते थे। नकुल पूरी तरह से देख सकता था कि यह कैसे बनता है। आधे घंटे बाद कोच हार्दिक का व्याख्यान समाप्त हो गया। आप आंतरिक शक्ति को मजबूर नहीं कर सकते। ची बनाने के लिए आपके पास अच्छी प्रतिभा और एक ठोस नींव होनी चाहिए। कोच हार्दिक ने जाते समय अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि उन्हें इन बाहरी शिष्यों में ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अगर उनका स्पष्टीकरण उनमें से एक या दो को आंतरिक शक्ति को समझने में मदद कर सकता तो यह अप्रत्याशित होगा। कोच हार्दिक के जाने के बाद अधिकांश शिष्य सवालिया चेहरों के साथ रह गए थे। आखिरकार आंतरिक शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता था। ये हर किसी के लिए अलग थी। उच्च रैंक वाले शिष्यों ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। अतुल, जो पहले स्थान पर था, और योगेश के पास कभी कभी विचारशील और कभी कभी खुशी के भाव थे। तनु की भौहें थोड़ी फड़क रही थीं। नकुल के लिए वह अभी भी खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर रहा था। उसके दिमाग के अंदर कोच हार्दिक के प्रदर्शन की स्मृति बार बार चलाई जा रही थी। कुछ समय बाद नकुल ने एक सांस छोड़ी और जल्दी से घर लौट आया। बैंग, जैसे ही वह घर पहुंचा उसने कमरा बंद कर लिया और पालथी मारकर बैठ गया। मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि आंतरिक शक्ति कैसे काम करती है। उसके दिमाग के अंदर लाइटली फ्लोटिंग फेरी के अंतिम पृष्ठ एक बार फिर से सामने आए। एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक के अनुसार अगर वह इसे तीसरे स्तर के शिखर तक प्रशिक्षित करता है तो उसके पास आंतरिक शक्ति बनाने की नींव होगी। उसने बाकी दिन अपनी प्राप्त अंतर्दृष्टियों को पूरी तरह से अवशोषित करने में बिताया। रात में नकुल ने यह पुष्टि करने के लिए एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का कुछ बार प्रदर्शन किया कि वह तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गया था। अब शुरू हो रहा है। नकुल ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी ची बनाने की कोशिश की। लाइटली फ्लोटिंग फेरी का पालन करते हुए नकुल ने धीरे धीरे अपने रक्त को एक साथ धकेलना शुरू किया। एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक की तुलना में लाइटली फ्लोटिंग फेरी के मानक बहुत अधिक थे। जल्द ही नकुल का रक्त उसके शरीर से होकर गुजरा। सब कुछ सुचारू रूप से चला। हालांकि बिल्कुल अंत में नकुल को लगा कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं बची है। इसका कारण ये था कि जबकि नकुल का रक्त मजबूत था, उसमें मात्रा की कमी थी। रक्त शक्ति के मामले में उसकी तुलना अतुल से की जा सकती थी, लेकिन मात्रा के मामले में वह अभी भी बहुत पीछे था। नकुल तीसरी रैंक के शिखर पर नहीं पहुंचा था और जिस तरह से लाइटली फ्लोटिंग फेरी ने आंतरिक शक्ति का निर्माण किया वह अन्य अधिकांश कौशलों की तुलना में कठिन था। अगर मैं असफल होता हूं तो मेरा रक्त कमजोरी की अवधि में चला जाएगा और अगली बार मेरे लिए इसे बनाना कठिन होगा। नकुल ने दांत पीसते हुए 200 साल पुराना ब्लड प्लांट निकाला। नकुल ने एक सांस ली क्योंकि ब्लड प्लांट से ऊर्जा उसके रक्त प्रवाह में विलीन हो गई। वेंटिल्ड, अंतिम क्षण में नकुल ने अपने भीतर रक्त को उमड़ते हुए महसूस किया। कमरे के भीतर बिजली की तरह एक जोरदार चीख गूंजी जिससे खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। कमरा अंधेरा हो गया क्योंकि मोमबत्ती बुझ गई थी। चांदनी के नीचे एक युवा था जो उम्मीद से भरा था और उसने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली। एक सुंदर हल्की हरी चमक दिखाई दी। अध्याय 18, रैंकिंग। मैंने कर दिखाया। नकुल ने खुद को चिल्लाने से रोका। इस क्षण उसे अपनी हथेली से एक हल्की हरी चमक निकालने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो वह इसे देख नहीं पाता। यह आंतरिक शक्ति का पहला धागा था जिसे नकुल ने बनाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना उसके इतना करीब होगा। एक बार जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति का पहला धागा बना लेता है तो चौथी रैंक के लिए अड़चन लगभग न के बराबर हो जाती है। नकुल के लिए अब ये केवल समय की बात थी। उसे केवल तीसरी रैंक के शिखर पर पहुंचना था और वह चौथी रैंक में कदम रख पाएगा, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। शाओ संप्रदाय में कोई अन्य बाहरी शिष्य नहीं है जिसने अभी तक अपनी आंतरिक शक्ति का पहला धागा बनाया हो। अतुल और योगेश ने भी नहीं। जब नकुल को इसका एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था। तीसरी रैंक पर ची बनाने में सक्षम होना मतलब था कि वह अपने खेती के स्तर के लिए अजेय था। 200 साल पुराना ब्लड प्लांट बेकार नहीं जाना चाहिए। नकुल को लगा कि उसके शरीर में अभी भी ब्लड प्लांट के अवशेष बचे हैं, इसलिए उसने ची के कुछ और धागे बनाए। आंतरिक शक्ति किसी की शक्ति का एक उच्च स्तर में संकुचित रूप थी। अपनी ची को मजबूत करने के लिए नकुल ने एक दिन और एक रात ध्यान किया। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला उसे लगा कि उसकी हर सांस तुरंत एक बड़ा दबाव पैदा कर सकती है। नकुल के माता पिता को भी इसका एहसास हुआ।
नकुल थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि आजकल उसमें अधिक ऊर्जा है। लोलाक्षी मुस्कुराए। यह उसके विकास का समय है। उसके पिता तरुण को भी नकुल से एक हल्का दबाव महसूस हुआ। उनकी भावनाएं गलत नहीं थीं। ये बदलाव वास्तव में नकुल के साथ हुए थे। रहस्यमय आंख के साथ विलय के बाद नकुल का रक्त धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। सबसे स्पष्ट बात उसकी ताकत थी, ये तेजी से बढ़ गई थी। उसकी ऊंचाई और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ रही थी। उसके दिल की स्थिति में बदलाव को जोड़ते हुए उसकी पूरी आभा बदल गई थी। मेरे माता पिता भी देख सकते हैं कि मैं बदल गया हूँ। इसका मतलब है कि मार्शल आर्टिस्ट आसानी से देख सकते हैं कि मैंने आंतरिक शक्ति बना ली है। नकुल गहरे विचार में चला गया। परिवार की स्पर्धा प्रतियोगिता में अभी भी 1 महीना बाकी था और उसका लक्ष्य शीर्ष 3 में प्रवेश करना था। मुझे अपनी चीख को छिपाने का एक तरीका चाहिए। जल्द ही 100 मार्शल आर्ट कौशल उसके दिमाग में आ गए। उसने तुरंत हाइडिंग एयर टेक्निक नामक एक कौशल चुना। हाइडिंग एयर टेक्निक एक युद्ध कौशल नहीं था, ये किसी की खेती को भी नहीं बढ़ा सकता था। नकुल ने इसे पहले इसलिए उठाया था क्योंकि यह एक चरम मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट थी, जो एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स के समान स्तर पर थी। अगर हाइडिंग एयर टेक्निक को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता तो ये किसी की आंतरिक शक्ति और खेती को छिपा सकता था। जब यह उच्च स्तर पर पहुंचता था तो कोई अपनी आभा को नियंत्रित कर सकता था। जब ये चरम स्तर पर पहुंचता था तो कोई अपनी आभा को मिटा सकता था, जिसका उपयोग ट्रैकिंग और जासूसी के लिए किया जा सकता था। यहां तक कि एक कुत्ता भी किसी की उपस्थिति को सूंघ नहीं पाएगा। नकुल ने उसी दिन हाइडिंग एयर टेक्निक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। हालांकि यह एक चरम मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट थी, नकुल के लिए इसका प्रशिक्षण लेना आसान था। केवल आधे दिन के समय का उपयोग करके नकुल ने पहले ही हाइडिंग एयर टेक्निक को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था, जिसका मतलब था कि वह अब अपनी आंतरिक शक्ति को छिपा सकता था। चौथी रैंक या उससे ऊपर के सच्चे मार्शल आर्टिस्ट भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि नकुल के पास आंतरिक शक्ति है। किताब के अनुसार इसे निम्न स्तर तक प्रशिक्षित करने में कम से कम कुछ महीने लगते हैं। नकुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी को भी कैसे सीखा था, जो एक उच्च रैंक की मार्शल आर्ट थी। चूंकि हाइडिंग एयर टेक्निक अब निम्न स्तर पर था, नकुल अब खुलेआम घूम सकता था। कुछ और दिनों के बाद परिवार की स्पर्धा प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने का समय था। नकुल, तुम अब परिवार की स्पर्धा प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर सकते हो। पंजीकरण करना मत भूलना, तरुण ने उसे चेतावनी दी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। नकुल बहुत आश्वस्त था। तरुण ने अपना सिर हिलाया। तुम पहले ही तीसरी रैंक पर पहुंच चुके हो। तुम्हें शीर्ष 100 में पहुंच जाना चाहिए। शीर्ष 100। नकुल हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। उसके माता पिता को उस पर ज्यादा विश्वास नहीं था। नकुल को यकीन था कि अगर वह पहला स्थान नहीं पा सकता तो भी वह शीर्ष 3 में तो आ ही सकता है। जल्द ही नकुल पंजीकरण स्थल पर पहुंचा। परिवार की स्पर्धा प्रतियोगिता हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती थी और साइन अप का समय प्रतियोगिता से 1 महीने पहले था। जब नकुल पहुंचा तो कई अन्य शिष्य लाइन में खड़े थे। क्या तुमने सुना? इस साल के पुरस्कार बहुत अच्छे हैं, एक शाओ शिष्य ने कहा। पुरस्कार? हमें बताओ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक आंतरिक शिष्य हो। आसपास के कुछ शिष्यों ने आंतरिक शिष्य की ओर देखते हुए रुचिपूर्ण भाव दिखाए। उनकी चर्चा ने नकुल का ध्यान खींचा। उसने आंतरिक शिष्य की ओर देखा जिसकी खेती तीसरी रैंक के शिखर पर थी। उसके द्वारा छोड़ी गई आभा से उसकी ताकत कम से कम गिरीश के बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आंतरिक शिष्य होने के योग्य है। नकुल ने सोचा, किसी भी यादृच्छिक आंतरिक शिष्य में इतनी ताकत होती है। जो लोग शीर्ष 50 में से एक बनते हैं वे आंतरिक शिष्य बन जाएंगे और उन्हें मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने और एक उच्च रैंक का मार्शल आर्ट कौशल चुनने का मौका मिलेगा। उन्हें एक 300 साल पुराना ब्लड प्लांट भी मिलेगा। जो लोग शीर्ष 20 में पहुंचते हैं वे 2 उच्च रैंक के मार्शल आर्ट कौशल चुन सकते हैं और उन्हें 200-300 साल पुराने ब्लड प्लांट मिलेंगे। आंतरिक शिष्य रुक गया। वाह, 300 साल पुराने ब्लड प्लांट। संप्रदाय इस साल की प्रतियोगिता के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। उच्च रैंक मार्शल आर्ट कौशल। सामान्य शिष्य शायद कभी एक भी नहीं सीख पाएंगे। आसपास के शिष्य खबर से चौंक गए। नकुल भी उत्साहित महसूस कर रहा था। एक 300 साल पुराने ब्लड प्लांट की कीमत 3000 चांदी थी। जाहिर है उन्हें मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने का मौका मिला, जो उसके लिए अधिक रोमांचक था। अगर मुझे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल के अंदर जाने का मौका मिलता है तो मैं बड़ी मात्रा में उच्च रैंक के कौशल निकाल सकता हूँ। नकुल उम्मीद से भरा था। आंतरिक शिष्य ने जारी रखा, शीर्ष 10 2 उच्च रैंक के मार्शल आर्ट चुन सकते हैं और उन्हें एक 500 साल पुराना ब्लड प्लांट भी मिलेगा। 500 साल पुराना ब्लड प्लांट। कई शिष्यों ने इसके बारे में सोचते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। एक 500 साल पुराने ब्लड प्लांट की कीमत 10,000 चांदी थी।
जाहिर तौर पर शीर्ष 3 एक चरम रैंक का कौशल, 2 उच्च रैंक के कौशल चुन सकते हैं और उन्हें एक यून ब्लड पिल भी मिलेगा। चरम रैंक मार्शल आर्ट। यून ब्लड पिल। कोई जिसने एक चरम रैंक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया, वह मार्शल पद की 9वीं रैंक तक खेती कर सकता था। यून ब्लड पिल के लिए यह एक कीमती गोली थी जिसने किसी की खेती को बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार की कीमती गोली की कीमत 50,000 चांदी से अधिक थी। पहले स्थान को क्या मिलता है? किसी ने पूछा। तुम सही हो, आमतौर पर पहले स्थान को एक अतिरिक्त पुरस्कार मिलता है, कुछ शाओ शिष्यों ने कहा। पहले स्थान को निश्चित रूप से अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वह क्या है। आंतरिक शिष्य ने अपना सिर हिलाया। शिष्य निराश महसूस कर रहे थे। हालांकि क्योंकि वे नहीं जानते थे, वे पता लगाने के लिए और अधिक उत्सुक महसूस कर रहे थे। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद नकुल आखिरकार पंजीकरण स्थल पर पहुंचा और एक बैज लिया। बैज पर 188 नंबर था। शाओ संप्रदाय में कुछ 100 शिष्य प्रतियोगिता में प्रवेश कर रहे थे। नियमों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के आंतरिक शिष्यों के लिए केवल 50 स्थान थे। इसका मतलब था कि कुछ आंतरिक शिष्यों को समाप्त किया जा सकता है और फिर शिष्यों की नई पीढ़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसलिए ये प्रतियोगिता बहुत क्रूर थी। साइन अप करने के बाद नकुल और भी कड़ी मेहनत करने के लिए घर लौट आया। दिन बीत गए। परिवार की स्पर्धा प्रतियोगिता का समय करीब और करीब आ गया। परिवार की स्पर्धा प्रतियोगिता शुरू होने से 20 दिन पहले से ही एक अनुमानित रैंकिंग सूची थी, और जो व्यक्ति पहले स्थान पर था वह एक आंतरिक शिष्य था जो शाओ संप्रदाय का प्रतिभा था, नीरज। नीरज 2 साल पहले मार्शल पद की 4थी रैंक पर पहुंच गया था। वह पिछली प्रतियोगिता में 3रे स्थान पर था। उस समय वह 15 साल का भी नहीं था। अब वह सन फेदर सिटी के 4 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सबसे मजबूत था। दूसरे स्थान पर आशु शाओ था, तीसरे स्थान पर इस्मीन शाओ, चौथे स्थान पर निशा शाओ, 21वें स्थान पर अतुल था। जब नकुल ने ये देखा तो उसने एक ठंडी सांस ली। अतुल, जो बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर था, आंतरिक शिष्यों के शीर्ष 20 तक भी नहीं पहुंचा था। योगेश और तनु क्रमशः 38वें और 40वें स्थान पर थे। गिरीश और दिलीप के लिए, जो दोनों बाहरी शिष्यों में शीर्ष 5 में थे, उन्हें समग्र रूप से 49वें और 53वें स्थान पर रखा गया था। रैंकिंग में कुल 100 लोग थे। नकुल देखता रहा। अंत में सूची में दूसरे अंतिम स्थान पर नकुल को आखिरकार अपना नाम मिला।